नमस्कार। आज हम आप लोगों को आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक के द्वितीय अंक का सारांश समझाएंगे। प्रथम अंक में यहाँ तक चला था कि कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं। कालिदास के ग्राम से चले जाने के बाद अंबिका बीमार हो जाती है। घर की हालत बिगड़ती जाती है। मल्लिका भी माँ की सेवा, घर की चिंता और कालिदास के वियोग में कमज़ोर हो जाती है। एक दिन निक्षेप उनका हाल चाल पूछने आता है। वह कालिदास की शिकायत करता है कि वह उज्जैनी जाकर ग्राम को बिल्कुल ही भूल गया। वह कालिदास को वहां भेजने के लिए स्वयं को दोषी समझता है। मल्लिका कहती है कि वहां जाकर उसने कुछ नए काव्यों का सृजन किया है। निक्षेप कहता है कि हाँ, उसने कुछ नाटक लिखे हैं जिनका वहाँ की रंगशालाओं में अभिनय भी हुआ है। निक्षेप को इस बात का दुख है कि वहाँ जाकर कालिदास ने गुप्त वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया है। मल्लिका इस पर भी संतोष का अनुभव करती है। तभी बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। निक्षेप झरोखे से देखता है और उसे लगता है कि कालिदास आया है। उसने उसे पहचान लिया है। यह सुनकर मल्लिका हैरान रह जाती है। निक्षेप के चले जाने के बाद राज्य की दो कला नेत्रियाँ वहाँ आती हैं। वे दोनों इस ग्राम का अध्ययन करने आई हैं जिसने कालिदास जैसे विभूति को जन्म दिया। एक है रंगिणी, जो उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। दूसरी है संगिनी, जो केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है और प्रणय गीत भी लिखती है। मल्लिका से कोई विशेष सहायता न पाकर वे निराश लौट जाती हैं। मल्लिका विचारों में खो जाती है। वह सोचा करती थी कि कालिदास उससे मिलने के लिए आएगा तो उसे उसकी रचनाओं का पाठ करके सुनाएगी, उसे अपने हाथ से तैयार किए हुए कुछ कोरे पृष्ठ लिखने के लिए देगी। किंतु कालिदास उससे मिलने के लिए नहीं आया। तभी कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी के आगमन की सूचना देने दो राज कर्मचारी वहां आते हैं। वे मल्लिका को बताते हैं कि कालिदास का नाम अब आर्य मातृगुप्त हो गया है और वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। प्रियंगु मंजरी आती है। मल्लिका बैठने का आग्रह करती है तो वह कहती है, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। वे जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है। मैं विशेष आग्रह से उन्हें यहाँ लाई हूँ। इसका एक कारण यह भी है कि मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। मल्लिका उसे कुछ दिन वहीं पर रहने के लिए करती है, परंतु वह राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जाना चाहती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर में रखे हुए कुछ भोजपत्रों को देखती है और पूछती है कि वे किसकी रचनाएं हैं। मल्लिका के मुख से कालिदास का नाम सुनकर वह इन रचनाओं के प्राप्त होने का स्रोत जानना चाहती है। उत्तर पाकर वह कहती है, मैं समझ सकती हूँ। मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से ही उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह होना स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। प्रियंगु मंजरी उसके जर्जर हो रहे घर को फिर से बनवा देने की बात करती है। वह उसका विवाह तक करवाने को तैयार है, जिसके लिए वह अनुस्वार और अनुनासिक जैसे व्यक्तियों में से किसी एक को चुनने को कहती है। अंबिका बीच में ही बोल उठती है। यह भावना के स्तर पर जीती है। प्रियंगु मंजरी के जाते ही अंबिका मल्लिका से व्यंग्यपूर्वक कहती है, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी कि उसके अंतर की कोमलता साकार उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। तभी विलोम वहाँ आ जाता है। वह अपनी व्यंग्यभरी बातों से वातावरण को और भी बोझिल बना देता है। मल्लिका कोई रुचि नहीं लेती तो वह कालिदास का प्रसंग उठाता है। आश्चर्य है कि कालिदास ने स्वयं यहाँ आना उचित नहीं समझा। मल्लिका उससे ऐसे प्रसंग न छेड़ने का आग्रह करती है। विलोम और भी अनुचित बातें करता है।
तो वह उसे चले जाने को कहती है। तभी घोड़ों की टापें सुनाई पड़ती हैं। इसे सुनकर अंबिका डरने लगती है। विलोम अपनी बातों से और कटुता बिखेरता है। मल्लिका उसे चले जाने के लिए पुनः कहती है। अंबिका की हालत और भी गंभीर होती जाती है। विलोम उसे घी शहद खाने की सलाह देकर चला जाता है। मल्लिका दुखी हो उठती है। माँ के पुकारने पर वह फपक फपक कर रो उठती है। माँ उसे सांत्वना देती है। यहीं पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। आगे तृतीय अंक का सारांश हम अगले भाग में समझाएंगे।